इस वीडियो में हम घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2026 से 38th बीपीएससी से लेकर 71st बीपीएससी तक के मध्यकालीन भारत के इतिहास के पीवाईक्यू को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट ऑप्शन बी होगा। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? 1178 में। राइट ऑप्शन डी होगा। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज सेकंड था। उस समय मूलराज सेकंड की संरक्षिका उसकी विधवा माता नायिका देवी ने गोरी के विरुद्ध चालुक्य सेना का नेतृत्व किया था। माउंट आबू पर्वत के पास कसाहरादा के मैदान में चालुक्य या सोलंकी सेना ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। राइट ऑप्शन ए होगा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का भाग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। राइट ऑप्शन डी होगा। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज और शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ। मिनहाज के अनुसार अंततः दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। राइट ऑप्शन बी होगा। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर में बलबन के राजत्व की अवधारणा को समझाते हुए कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने बलबन के राजत्व के संदर्भ में प्रस्तुत अपने इस निष्कर्ष के लिए जियाउद्दीन बर्नी द्वारा बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत विवरण को आधार बनाया है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किनशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? बलबन। राइट ऑप्शन सी होगा। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिसे जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिल्ली लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। राइट ऑप्शन बी होगा। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और सेकंड, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है।
तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासनकाल के दौरान। राइट ऑप्शन ए होगा। बलबन के शासनकाल का महत्वपूर्ण विद्रोह तुगरिल खां का विद्रोह था। तुगरिल खां को बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा खुतबा भी पढ़वाया। बलबन तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खां और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु ये असफल रहे। अतः क्रुद्ध बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल की तरफ बढ़ा, किंतु तुगरिल खां अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अंततः तुगरिल पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई और बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का इख्तियार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? बलबन ने। राइट ऑप्शन डी होगा। गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा, ने भारत में ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाने की प्रथा प्रारंभ की। नौरोज ईरानी नव पर्व है जिसे फारसी नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था। नेक्स्ट टॉपिक है खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 1, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। राइट ऑप्शन ए होगा। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे? A.L. श्रीवास्तव ने। राइट ऑप्शन सी होगा। A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक दी सल्तनत ऑफ दिल्ली 711 से 1526 AD में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राइट ऑप्शन सी होगा। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन के राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की। राइट ऑप्शन ए होगा। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। राइट ऑप्शन डी होगा। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। राइट ऑप्शन ए होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव वंशी शासक रामचंद्र देव था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 ईस्वी में आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को प्रतिवर्ष कर देने पर बाध्य किया था। किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के उपरांत जब रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था, जिससे क्रुद्ध अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरुद्ध भेजी। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में। राइट ऑप्शन बी होगा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, इदरार, इनाम तथा वफ़ धर्मार्थ भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट ऑप्शन सी होगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमिकर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों ही सही है, यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने ही 50% कर लिया था, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी यानी अलाउद्दीन खिलजी को सही माना है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मलिक काफूर को। राइट ऑप्शन डी होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहां का शासक बीर बल्लाल थर्ड था। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों के विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी से। राइट ऑप्शन ए होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा है, जो कि एक के बाद एक शतासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी संभवतः पहला शासक था जिसने शेख निजामुद्दीन की महानता की प्रसिद्धि सुनकर उन्हें कुछ गांव की पेशकश की तथा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो शेख ने यह कहते हुए मिलने से मना कर दिया कि मेरी खानकाह में 2 द्वार हैं, सुल्तान एक से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इसके उपरांत भी जब सुल्तान जलालुद्दीन ने औलिया को बिना पूर्व सूचना के मिलने की इच्छा जाहिर की तो शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो द्वारा इसकी सूचना औलिया को प्रदान कर दी गई। औलिया सूचना मिलते ही तुरंत अजोधन अपने गुरु बाबा फरीद की जियारत के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार औलिया सुल्तान से प्रत्यक्ष रूप से मिलने से कतराते रहे। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एस. लाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी के अनुसार लगभग 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान सेनापति नुसरत खां यहाँ के प्रसिद्ध बंदरगाह कैम्बे खंभात पर हमला किया। इस अभियान में उसे प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं हाथ लगी। इसी दौरान नुसरत खां को दास मलिक काफूर हाथ लगा। मलिक काफूर को नुसरत खां ने उसके मालिक से छीन लिया। चूँकि मलिक काफूर के मालिक ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। लूट के माल के साथ मलिक काफूर को भी नुसरत खां ने अलाउद्दीन के पास दिल्ली भेजा। आगे चलकर काफूर की असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वासपात्र सेनापति बना। अलाउद्दीन के दक्कन अभियान और उसके विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदा नहीं था, बल्कि गुजरात अभियान के दौरान उसे बलपूर्वक बंधक बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इनमें से किसी ने भी खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ दी एबव। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा घोषित किया तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। नेक्स्ट टॉपिक है तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोदी ने। राइट ऑप्शन सी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 20 वर्ष शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 26 वर्ष। गयासुद्दीन बलबन ने लगभग 20-21 वर्ष। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी का शासनकाल लगभग 38 वर्ष के आसपास है, जो सभी विकल्प में सबसे ज़्यादा है, तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज तुगलक ने। राइट ऑप्शन सी होगा। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के दरबार में। राइट ऑप्शन डी होगा। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया तथा दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल था। राइट ऑप्शन बी होगा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। राइट ऑप्शन बी होगा। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा उसने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। राइट ऑप्शन ए होगा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। राइट ऑप्शन बी होगा। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया और उनके पतन को तीव्र कर दिया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने। राइट ऑप्शन डी होगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंग-ए-सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
हरिहर बुक का राइट ऑप्शन सी होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर सेकंड ने राइट ऑप्शन बी होगा। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर सेकंड की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा था। वह शिव विरूपाक्ष रूप का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। राइट ऑप्शन ए होगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडबिदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ तथा कुतुब शाही सेना पराजित हुई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। राइट ऑप्शन बी होगा। विजयनगर राज्य की विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। 1/6 भाग भूमि कर एक कर की आदर्श दशा थी, किंतु वास्तव में भूमि की उपज के आधार पर यह 1/6 से 1/3 के बीच होती थी। शिष्ट भूमि कर ही हुआ करता था। नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने, अस्थवन या अथवन कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। राइट ऑप्शन सी होगा। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय सेकंड के। राइट ऑप्शन सी होगा। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय सेकंड कार्यकाल 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने। राइट ऑप्शन ए होगा। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। उन्हें विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नगालपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, की स्थापना की थी। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। राइट ऑप्शन डी होगा। सन 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा की इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 1, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। राइट ऑप्शन सी होगा। दीवान अर्ज सल्तनत कालीन सैन्य विभाग था और इस विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था। वह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह इक्ताधारकों द्वारा रखी गई सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है?
तो इसमें से खराज भूमि पर लगने वाला कर है। इसके बाद में उस्र और मुक्तई, तो इसमें से 1, 3 और 4 राइट ऑप्शन डी होगा। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट से प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था, राइट ऑप्शन ए होगा। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए, राइट ऑप्शन ए होगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान खूत या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी और तांबा के, राइट ऑप्शन ए होगा। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, कला एवं स्थापत्य। क्वेश्चन नंबर 1, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है, राइट ऑप्शन ए होगा। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बनाई गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान उलूग खां और रजिया सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट ऑप्शन सी होगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के साहित्य। क्वेश्चन नंबर 1, तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उज सिराज, राइट ऑप्शन सी होगा। तबकाते नासिरी का लेखक मिनहाज उज सिराज था, जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 33 अध्यायों में है। H.C. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रहला के रूप में, राइट ऑप्शन ए होगा। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की है। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, राइट ऑप्शन सी होगा। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? दरिया साहब ने, राइट ऑप्शन बी होगा। संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी।
वे बिहार के रहने वाले थे। सालार मसूद गाजी महमूद गजनबी की सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। चचनामा की फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा में 680 से 718 ईस्वी तक के सिंध के इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक का फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्जा कलिचबेग फ्रेडुनेबग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख़े फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? शम्स सिराज अफीक के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। तारीख़े फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफीक और जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई दो अलग अलग फारसी ग्रंथ है जिनका शीर्षक समान है। प्रश्नगत विकल्पों में ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसमें से कोई सही नहीं होगा। भारत में कागज़ का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान प्रारंभ माना जाता है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज़ पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे और 12वीं-13वीं सदी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों में कागज़ का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा जारी अपने अंतिम उत्तर पत्रक में सही विकल्प ए के रूप में चयन किया गया है, यानी 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। क्वेश्चन नंबर 1, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। राइट ऑप्शन ए होगा। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। उसने दक्षिण के हिंदू शासकों से संघर्ष किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की प्रथा अपनाई। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के। राइट ऑप्शन ए होगा। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। राइट ऑप्शन ए होगा। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में। राइट ऑप्शन बी होगा। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए उन्होंने योगासन, श्वास, व्यायाम और ध्यान जैसी विद्याओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग की वकालत की। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? फिरदौसिया की। राइट ऑप्शन बी होगा। फिरदौसिया सिलसिला की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में इस सिलसिले से संबंधित सबसे प्रमुख सूफी शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी थे। शेख मनेरी बिहार में इस सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल वंश। मुगल वंश में बाबर। क्वेश्चन नंबर 1,
भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, राइट ऑप्शन डी होगा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता, राइट ऑप्शन बी होगा। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयशीली ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। नहीं, ये गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। ये भी गलत है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ये भी सही है। तो इसमें से 3 और 4 सही। ए ऑप्शन सही होगा, 3 और 4। बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी विजय का प्रमुख श्रेय उसके तोपखाना को दिया जाता है। उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के भारत आने से पूर्व हो चुका था, जबकि वास्तुकला के क्षेत्र में मेहराब तथा गुंबद का प्रयोग तुर्कों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हुमायूं और शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान ने, राइट ऑप्शन बी होगा। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही वह 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इस्लाम शाह ने, राइट ऑप्शन डी होगा। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु लगभग 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में, राइट ऑप्शन ए होगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसका अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने, राइट ऑप्शन बी होगा। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 72 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। यह मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इस मकबरे चारबाग शैली में बाग को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध एवं सरहिंद का युद्ध। तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराहा यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने फरीद अल दीन शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था तथा सिक्के भी अंकित करवाया था।
1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 ईस्वी में सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज वापस दिला दिया। अर्थात युद्धों का सही क्रम इस प्रकार है: देवरा का 1532, चौसा का 1539, कनौज का 1540 एवं सरहिंद का 1555। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। राइट ऑप्शन सी होगा। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 ईस्वी के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हुई थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की। राइट ऑप्शन सी होगा। जब्ती मुगल कालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों और अबुल फजल के विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेर शाह के काल से मानी जाती है, जबकि अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली में कई बदलाव कर इसे और भी वैज्ञानिक बनाया गया। जब्ती प्रणाली ही अकबर के समय में आगे चलकर आईने दहसाला का आधार बने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे थे? एच.जी. कीन ने। राइट ऑप्शन ए होगा। एच.जी. कीन शेर शाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेर शाह के बारे में यह टिप्पणी कीन ने उसकी प्रशासनिक शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सड़कें, सराएं, डाक व्यवस्था आदि सुधारों के संदर्भ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जून 1539 को शेर शाह एवं हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो चौसा में लड़ा गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई थी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट टॉपिक है अकबर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा? अकबर के बारे में। राइट ऑप्शन सी होगा। आर.पी. त्रिपाठी मुगल कालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी प्रवेश द्वार। राइट ऑप्शन सी होगा। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। राइट ऑप्शन सी होगा। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान शुरू कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने। राइट ऑप्शन डी होगा। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने संगठित और घोषित नीति सुलह-ए-कुल के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता को अपना राजनीतिक आदर्श बनाया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपर्युक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है।
अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576 ईस्वी में, राइट ऑप्शन सी होगा। 1572 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 जुलाई 1576 को राजमहल के युद्ध में टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर उसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट टॉपिक है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 1, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में, राइट ऑप्शन सी होगा। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस ने, राइट ऑप्शन हॉकिंस को, राइट ऑप्शन ए होगा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने, राइट ऑप्शन सी होगा। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारित इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगलकालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार पिट्राड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया। प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। प्राचीनकारी या पिट्राड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिट्राड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने, राइट ऑप्शन डी होगा। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। अनियमित अष्टकोणीय आकार का यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा लगभग 9 साल में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? एल श्रीवास्तव ने, राइट ऑप्शन सी होगा। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जैन सरकार और बी.ए. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। एस.आर. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार, राइट ऑप्शन बी होगा। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए रणनीतिक, आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक व प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है औरंगजेब।
क्वेश्चन नंबर 1, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम, राइट ऑप्शन बी होगा। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने, राइट ऑप्शन बी होगा। मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, राइट ऑप्शन बी होगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी, नस्क या मुक्ताई या कनकुत, सेकंड नकदी अथवा जब्ती, तथा थर्ड गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई एवं रास बटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने, राइट ऑप्शन बी होगा। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो यह लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी, उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने शराब के खुले और अनियंत्रित व्यापार पर अंकुश लगाया। वेश्याओं का नगरों में निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए मौस इंगित करता है तो यह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है, राइट ऑप्शन बी होगा। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत क्रम में रहती थी। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था तो मुख्य न्यायाधीश था, राइट ऑप्शन ए होगा। मुख्य काजी काजी उल कुजात या प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, सेकंड वेतनमान तथा थर्ड सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 1, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। अकबर ने 1558 से 1572 ईस्वी तक आगरा में, 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में, 1585 से 1601 ईस्वी तक लाहौर में और 1603 से 1605 ईस्वी तक पुनः आगरा में चित्रशालाएँ स्थापित की। ज्ञातव्य है कि बिहार लोकसभा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा बीपीएससी के अनुसार।
दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा या हमजनामा है। कुछ स्रोतों में अकबर के काल में चित्रित प्रथम ग्रंथ के रूप में तूतीनामा का उल्लेख भी मिलता है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रांकन अकबर के शासनकाल में 1507 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, न कि हुमायूं के काल में। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्व कारनामों का उल्लेख करता है, तो इसलिए ए और सी दोनों ही सही है, ए और सी। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में, राइट ऑप्शन बी होगा। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनमें मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी, व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दसवंत और बसामन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर के, राइट ऑप्शन ए होगा। दसवंत और बसामन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं, जो हैं दसवंत, बसामन, केसु या केशव, लाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कालमक, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकर्ण, तारा, शांवल और हरिवंश आदि। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के नेतृत्व में, राइट ऑप्शन ए होगा। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गीतावली तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, विनय पत्रिका और कवितावली, ये तीनों। साहित्य लहरी नहीं लिखी गई है, राइट ऑप्शन सी होगा। गीतावली, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना तुलसीदास ने की है, जबकि साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगलकालीन इतिहास को जानने में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा, राइट ऑप्शन डी होगा। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है।
इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। फुतुहात ए आलमगीरी पुस्तक ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति में औरंगजेब के शासनकाल 1698 ईस्वी तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है, जिसे आंशिक रूढ़िवादी, सांप्रदायिक, संप्रदायवादी और यहाँ तक कि जन विरोधी के रूप में भी पेश किया गया है। ध्यातव्य है कि फुतुहात ए आलमगीरी में सम्राट को न तो इस्लाम के समर्थक और न ही हिंदू धर्म के उत्पीड़क के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा न तो शिवाजी के साथ संघर्ष और न ही जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से सामने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की में लिखी गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। तुजु के बाबरी या बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्क में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम एर्स्किन ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल काल विविध। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पिता का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में पुत्र का नाम दिया गया है। तो सूची 1 में पिता और सूची 2 में पुत्र। तो सूची ए में जो बाबर है, कामरान के पिता का नाम था बाबर, तो इसमें से ए का 3 हो जाएगा। और अकबर के पुत्र का नाम था सलीम, तो बी का 1 हो जाएगा। और शाहजहां के पुत्र का नाम था मुराद, तो सी का 4 हो जाएगा। और जहांगीर के पुत्र का नाम था खुसरो, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम देखते हैं तो इसमें बी सही है। बाबर के पुत्रों में हुमायूं, कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा और हिंदाल मिर्जा प्रमुख है। अकबर के प्रमुख पुत्र सलीम, मुराद मिर्जा और दनियाल थे। शाहजहां के 4 प्रमुख पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। जहांगीर सलीम के पुत्रों में खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, खुसरो मिर्जा, परवेज आदि सम्मिलित थे। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इमारत दिया गया है और इधर बनवाने वाला या बनवाने वाले दिया गया है। तो इसमें से काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाया था? काबुली बाग मस्जिद को बाबर ने बनवाया था, ए का 4 हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो बी का 1 हो जाएगा। इलाहाबाद का किला, इसको अकबर ने बनवाया था, तो सी का 3 हो जाएगा। और इसके बाद में बच गया एतमादुद्दौला का मकबरा, तो इसको नूरजहां ने बनवाया था, तो डी का 2 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। हरियाणा के पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी पर विजय की स्मृति में बनवाई थी। मस्जिद के रूप में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित माना जाता है। इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, जिन्हें एतमादुद्दौला की उपाधि प्राप्त थी, की स्मृति में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जबकि हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना विजय रही थी। तो
कौन सा सही उल्लेख नहीं किया गया है? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ये सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये भी सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को, राइट ऑप्शन सी होगा। मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के मुख्य केंद्रों में से एक है। विश्व इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है क्योंकि कई यात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते थे। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम फिंच का कथन है ये, राइट ऑप्शन सी होगा। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में लगभग 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। नेक्स्ट टॉपिक है सिख संप्रदाय। पहला क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का, राइट ऑप्शन डी होगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। सिख तीर्थस्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। पटना में स्थित है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मराठा राज और संघ। क्वेश्चन नंबर 1, शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी? रायगढ़ में, राइट ऑप्शन ए होगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी के, राइट ऑप्शन डी होगा। शिवाजी ने मराठा राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अमात्य अथवा मजमुआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। वकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखते थे। सचिव अथवा सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सर-ए-नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करते थे। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। अधिकारी इधर विभाग दिया हुआ है, सचिव, पेशवा, प्रधानमंत्री, पत्राचार प्रभारी। तो इसमें अभी हमने ऊपर देखा था सचिव अथवा सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे, तो पत्राचार प्रभारी हुआ करते थे। ए का 2 हो जाएगा। इसके बाद में पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होते थे, तो बी का 1 हो जाएगा। सुमंत विदेश मंत्री हुआ करते थे, तो सी का 4 हो जाएगा और बाकी बचा डी अमात्य, तो वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो डी का 3 हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का सी का 4 और डी का 3, राइट ऑप्शन ए होगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने, राइट ऑप्शन डी होगा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में, राइट ऑप्शन डी होगा। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से, राइट ऑप्शन ए होगा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। क्वेश्चन नंबर 1, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था, राइट ऑप्शन बी होगा।
शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। नादिर साहब अपने साथ 60 लाख रुपये, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपये की सोने की वस्तुएं, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्त ताउस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। राइट ऑप्शन बी होगा। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह दिल्ली से बाहर रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिकुड़ते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा।